यहाँ पे जो प्रश्न आया है अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 जो है, प्रश्न क्रमांक 1, इसमें यह पूछा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अभी हमने लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इस बात की चर्चा करी थी कि हमारा शरीर जो होता है यह जटिल तथा काफी बहुत सारी कोशिका, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कि लाखों कोशिकाएं इसमें पाई जाती है और हमारी कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में सभी कोशिकाएं नहीं होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव में सब बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती है वह डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होने के कारण यह विसरण विधि द्वारा हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे शरीर में कुछ न कुछ तंत्रों का विकास हुआ। जैसे हमने 9th क्लास में बात की थी कि कोशिकाएं बनी, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने और अंग से विभिन्न प्रकार के तंत्र बने। तो यह जो व्यवस्था है यह बहुकोशिकीय जीवों के लिए बनी होती है, क्योंकि उनके शरीर को परफॉर्म करने के लिए वह कोशिकाएं क्या करती है, समूहों में विभाजित होकर ऊतकों के निर्माण में अपने अपने कामों को वह बांट लेती है। तो आंसर क्या होगा, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों को आवश्यकता होती है। हमें पता है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है, यह कोशिकीय शोषण होता है। कोशिकीय शोषण में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तथा इन जीवों के सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए विसरण जो है यहाँ पे अपर्याप्त होता है। विसरण की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो विसरण की विधि आप समझते ही होंगे कि विसरण क्या होता है। यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्योंकि हमारी कोशिका में बाहर की तरफ क्या होती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जिसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आपने 9th में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो उसमें पदार्थों के अंतर के कारण और जो उसमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इस पदार्थों के आदान प्रदान में इस झिल्ली का बहुत महत्व होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है यह भी विसरण की एक विशिष्ट क्रिया जिसको कि हम परासरण कहते हैं। इस परासरण विधि के द्वारा यह क्रिया होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह विसरण विधि, या मैं बोल सकता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शरीर बड़ा है और शरीर की सारी कोशिकाएं पूरे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है। तो इसके लिए एक तंत्र विकसित होते हैं और तंत्रों के माध्यम से यह कार्य हमारे शरीर में होते हैं। तो यहाँ पे ये की यह आवश्यकता की पूर्ति जो है यह विसरण विधि के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में नहीं हो सकती है, इसलिए यह पर्याप्त जो होती है यह विधि हमारे लिए काम नहीं करती है। तो इसके लिए जो ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र बना है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। लेकिन हमें पूछा कितना है कि विसरण क्यों अपर्याप्त है, तो हम यही बात करेंगे कि हमारा शरीर जटिल या बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं डायरेक्ट या जो सीधे पर्यावरण के संपर्क में न होने के कारण हमारे शरीर में विसरण विधि पर्याप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार यह आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि कोई भी वस्तु सजीव है इसका निर्धारण जो है उनके शरीर के अंदर होने वाले आणविक स्तर की गतियों से हम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ गतियों की हमने पहले भी बात की थी कि कुछ गतियां जो हमारे जो आंखों से दिखाई देती है वह गतियां किसी को जीवित वस्तु कहने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो हमने उसके लिए उनके शरीर के अंदर जो आणविक गति होती है यह प्रत्येक जीव के लिए एक जरूरी एक प्रक्रिया होती है कि उनके शरीर में अगर आणविक गति हो रही है तो वह सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या रहेगा, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के हम विभिन्न प्रकार की
अदृश्य आणविक गतियों को जीवन का सूचकांक मानते हैं, अर्थात कि वह सजीव है उसका निर्धारण हम उनके आणविक स्तर पे हो रही गतियों का मानते हैं, और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो है यह वस्तु सजीव है, और जिसमें यह चीज नहीं हो रही वह निर्जीव निश्चित रूप से होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ कच्ची सामग्रियों की बात की जा रही है कि हम कैसे कौन से कच्ची सामग्रियों का उपयोग हम पोषण के लिए हम करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमने बात करी थी कि कुछ वह कच्चे पदार्थ जो कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए अति आवश्यक होते हैं, तो वह कार्बन आधारित अणु होते हैं। जैसे हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, हमने बात की थी वसा की, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों की बात की थी, और पौधों की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तब जाके यह कच्चे पदार्थ उनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्बन आधारित अणु, कार्बन आधारित अणु मतलब वही बात हो गई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा वगैरह, ठीक है। ऑक्सीजन, जल बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में भी, हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं जिससे कोशिकीय श्वसन होता है, और पानी तो सभी क्रियाओं के लिए जरूरी होती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए जलीय माध्यम में अधिकतर जैविक क्रिया हमारे शरीर में होती है। एवं सौर ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, तो ऊर्जा का पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा स्रोत जो होता है, या ऊर्जा का जो संचालन होता है वह सूर्य के द्वारा ही होता है, तथा विभिन्न लवणों का उपयोग किया जाता है। यह कच्ची सामग्रियों के रूप में इनका उपयोग करके हम अपने जीवन को बनाए रखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो अनुरक्षण का मतलब सीधा सा हमने बात करी थी कि हम मेंटेनेंस या हमारे शरीर में जो क्षति या उत्कों का टूट फूट होती है उसी के मरम्मत से संबंधित यहाँ पे बात हो रही है कि अनुरक्षण या मेंटेनेंस हमारे शरीर में होता है, तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या जरूरी है। तो अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और इसके साथ साथ में यहाँ पे सहवन आदि चीजों की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य होता है। तो उत्तर क्या रहेगा? जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का सहवन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, और यह प्रक्रमों के द्वारा जो शरीर के अंदर जो क्षतिपूर्ति होती है उस कार्य को हम अनुरक्षण कहते हैं। और बाकी क्या है? यह लाइफ प्रोसेस या इसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। इन जैव प्रक्रमों के द्वारा यह मेंटेनेंस या अनुरक्षण का कार्य हमारे शरीर में होता है। इस प्रकार यहाँ पे अध्याय के प्रश्न समाप्त। अब हम इसके आगे पोषण को डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। इसको हम व्यवस्थित तरीके से पोषण क्या होता है और इसकी क्या क्या विधियां पाई जाती है, अब हम स्टार्ट करेंगे।